हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त कहानी, जंगल क्रूज मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके लिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से मिलता है हमें हौसला और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं एक रोमांचक सफर पर जंगल क्रूज की कहानी के साथ। मूवी फिल्म इस फिल्म में जो जंगल दिखाया जा रहा है वह बहुत ही मनमोहक है। वहाँ कुछ ऐसी छुपी हुई वस्तुएं हैं जिन्हें लोग ढूंढने के लिए तरसते हैं, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। अब फिल्म में एक ऐसे आदमी को दिखाया जाना शुरू होता है जो उस प्राचीन वस्तु की तलाश में इस जंगल में आया है। उसके साथ पूरी टीम है। उस खोजकर्ता का नाम अगुइरे था। जिस चीज की वे तलाश कर रहे थे उसे चंद्रमा के आंसू के नाम से जाना जाता था। अब अगुइरे और उसकी टीम जंगल में उस चीज की तलाश शुरू करते हैं, तभी जंगल के पौधे उन पर हमला कर देते हैं। वह उन्हें हिलाना और कुचलना शुरू कर देता है। इसके बाद अगुइरे और उसकी टीम की हालत खराब हो जाती है। अब एक जंगली जनजाति उस जगह से गुजरी। उनकी ऐसी हालत देखकर आदिवासी उनके पास आते हैं। अगुइरे उनसे इन लोगों को जिंदा करने की विनती करता है। अब आदिवासी उनका इलाज करते हैं, लेकिन अगुइरे दुष्ट दिमाग वाला है। वह अभी भी उन्हें धन्यवाद देने के बजाय चांद के आंसू के बारे में सोच रहा है। अगुइरे जानता था कि ये आदिवासी इस जगह के हैं, इसीलिए उन्हें उस चीज का भी ज्ञान था। वह उस जगह का तीर का सिरा मांगता है, लेकिन वे नहीं देते। और उन्होंने क्यों दिया? जब अगुइरे की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता तो वह सभी आदिवासियों को नष्ट कर देता है और वह तीर का सिरा ले लेता है। नतीजतन अगुइरे और उसकी टीम शापित हो जाती है। आदिवासी सरदार ने उन्हें शाप दिया था, वे हमेशा यहाँ भटकते रहेंगे, उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर वे अमेज़न नदी को पार करके आगे बढ़ते हैं तो वे पत्थर में बदल जाएंगे। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब हाल ही का समय दिखाया गया है जहाँ डॉ, लिली और उनके छोटे भाई जो सहायक भी हैं एक जगह पर हैं, जहाँ लिली का भाई सबको चांद के आंसू के बारे में बता रहा है। यहाँ पता चलता है कि यह एक पेड़ है। यह इतना पुराना पेड़ है जिसकी खोज बहुत से लोग कर रहे हैं। यह पेड़ इतना लाभदायक है कि इसके पत्तों से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है और उच्च स्तरीय दवा बनाई जा सकती है। इसीलिए सभी इसकी तलाश में हैं। हमें इसके तीर के सिरे की तलाश करते हुए उस जगह पहुंचना होगा। यहाँ लिली के भाई का भाषण और मीटिंग खत्म हो गई है। अब लिली ऊपर की ओर जाती है जहाँ राजकुमार भी है। वे आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन लिली जल्दी में होती है और वह चुपके से ऊपर की ओर जाती है जहाँ उसे एक बड़ा बक्सा मिलता है। जब वह उस बक्से को खोलती है तो उसके अंदर एक छोटा बक्सा भी होता है। उस बक्से में चांद के आंसू का तीर लगा होता है। इस तीर के साथ भागते समय राजकुमार उसे देख लेता है। वह उसे रोकता है। लिली उस समय खिड़की के बाहर सीढ़ी के सहारे झूल रही होती है। राजकुमार उसे धमकाता है, अगर तुमने मेरा बक्सा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। इसलिए वह खाली बक्सा राजकुमार की ओर फेंक कर खुद को बचाने के लिए भाग जाती है। अब वह तीर के सिरे और अपने भाई के साथ अपने घर लौटती है, क्योंकि वे इसी तीर के सिरे को पाने के लिए आए थे। दूसरी तरफ राजकुमार उस खाली डिब्बे को देखकर क्रोधित हो जाता है और वह लिली और उसके भाई को गिरफ्तार करना चाहता है। अब उनकी योजना चांद के आंसू पाने के लिए अमेज़न के जंगल की ओर बढ़ना था। दृश्य बदल जाता है और जंगल में फ्रैंक नामक एक गाइड दिखाया जाता है। वह अपनी नाव में इस जंगल की खूबसूरती दिखाकर लोगों से खूब पैसे बटोरता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और अपने पैसे मांगता है, जिसे कुछ दिन पहले फ्रैंक ने उधार लिया था। फ्रैंक उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हें जल्दी से पैसे कैसे लौटाऊं? फ्रैंक उसके पैसे नहीं लौटाता तो वह आदमी फ्रैंक की नाव के इंजन को बंद कर देता है। उस आदमी के पास एक तोता भी है। फ्रैंक उस जगह जाता है जहाँ उस आदमी ने चाबी छिपाई थी, जिसे फ्रैंक ने चुपके से देख लिया था। इसी बीच लिली भी वहाँ पहुँच जाती है, जो इस आदमी से नावों के बारे में पूछने आई थी, जिसने फ्रैंक की इंजन की चाबी छीन ली थी। दरअसल यह आदमी भी मशहूर था। अब फ्रैंक भी वहाँ है तो लिली उसे वही नाविक समझती है। मैं उसकी नाव से जा रही हूँ क्योंकि यह उसी आदमी का दफ्तर है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि फ्रैंक कोई और व्यक्ति है? अब उनके बीच बातचीत शुरू होती है। फ्रैंक उन्हें जंगल ले जाने के लिए कितने पैसे मांगेगा? तभी वह आदमी आता है जिसके पास तोता था। इसका मतलब है कि इस दफ्तर का मालिक कौन है? सच्चाई जानकर लिली क्रोधित हो जाती है और वह फ्रैंक की नाव में जाने से मना कर देती है। इस बीच फ्रैंक उसकी गर्दन के चारों ओर चंद्रमा के आंसू का तीर देखता है। अब वह लिली को जाने नहीं दे रहा था, इसलिए वह बहुत कोशिश करता है कि लिली उसके साथ चले और वह उसे किराए के तौर पर कम पैसे लेने का भी प्रस्ताव देता है। तुम फायदे में रहोगी। लेकिन
लिली नहीं मानती। किस्मत बदल जाती है और वहाँ एक तेंदुआ दिखाई देता है। सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फ्रैंक उसे बहादुरी से छोड़ देता है। लिली यह देखकर बहुत प्रेरित होती है। अब वह तय करती है कि वह ऐसे गाइड के साथ जाएगी जो साहसी और निडर हो। फ्रैंक ने उसका इंजन ले लिया था, इसलिए वे दोनों चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लिली को पकड़ लेते हैं, जबकि नाव अब भी रवाना भी नहीं हुई थी और वे उसे धक्का देते हुए पिंजरे में बंद कर देते हैं और वे उस पिंजरे को भी ढक देते हैं। बुद्धिमानी दिखाते हुए लिली पिंजरे का ताला खोल देती है और वह उन लोगों के सिर पर पिंजरे से वार करती है, लात मारती है और उनके चेहरे को ढक देती है। अब वह भाग जाती है। दरअसल वे राजकुमार के भेजे हुए आदमी थे जो लिली से उस तीर का सिरा छीनना चाहते थे। अब वह एक ऊंची जगह पार करते हुए भागने लगती है, लेकिन वह गिर जाती है। फिर फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है और वह उसे जमीन से ऊपर उठने में मदद करता है। वह पानी में कूद जाता है और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लिली रस्सी के सहारे पानी पार करते हुए नाव तक आ जाती है। क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, वह पानी से डरती थी। अब प्रिंस भी लिली का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया था। वह अपनी बंदूक से इस नाव पर गोली चलाना शुरू करता है जहाँ लिली मौजूद है। वह पनडुब्बी में सवार फ्रैंक की नाव पर गोली चला रहा था, लेकिन फ्रैंक अपनी नाव को मोड़कर खुद को और अपनी नाव को उसकी गोलीबारी से बचाता है। प्रिंस अपनी पनडुब्बी से 2 टॉर्पीडो भी दागता है, लेकिन फ्रैंक अपनी नाव को तेजी से आगे बढ़ाता है और वह टॉर्पीडो की गोली से बच जाता है। नतीजतन प्रिंस की अपनी पनडुब्बी वहीं रुक जाती है। वे अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रात होने पर वे एक जगह रुक जाते हैं। फ्रैंक लिली और उसके भाई के लिए कुछ मछलियां पकड़ता है जिसे वे रात में खाते हैं। अब लिली और फ्रैंक नाव के ऊपर बैठकर बात कर रहे हैं। उस लिली का भाई डर के मारे उल्टा हो जाता है। वह बताता है कि नाव में वही तेंदुआ है। फ्रैंक उससे कहता है, चिंता मत करो, यह मेरा पालतू है। तब लिली यह सुनकर क्रोधित हो जाती है कि फ्रैंक ने मुझे अपनी नाव में बुलाने के लिए स्थिति को नाटकीय बना दिया था। इसके विपरीत प्रिंस को दिखाया गया है जो रस्सी की मदद से एक गुफा में प्रवेश करता है। फिर वह वहां अगुइरे और उसकी टीम को देखता है जो उस श्राप के कारण पत्थर में बदल गए थे। लेकिन राजकुमार के दिमाग में एक चाल है, यह एक बुरी योजना है। वह जानता था कि जंगल से भागने के लिए उन्हें नदी पार करनी होगी। नदी पार करते समय वे पत्थर में बदल गए। नदी का पानी उन पर क्यों छिड़का गया? वह नदी के पानी की कुछ बूंदें उन पर डालता है। फिर अगुइरे के शरीर से 2 सांप निकलते हैं जो अगुइरे के आदेश के अनुसार काम करेंगे। इसलिए राजकुमार अगुइरे से कहता है, अगर तुम चांद के आंसू का तीर लाते हो जो यहाँ आई एक लड़की के पास है, फिर मैं तुम्हें इसकी पंखुड़ी भी दूंगा, क्योंकि तुम पत्थरों से बने हो और आसानी से नहीं जा सकते। इसलिए सांप इस पर सहमत हो जाते हैं। पानी की कुछ बूंदें डालते हैं और जिस जगह से फ्रैंक पार कर रहा है वह जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आता है। उनकी नाव हिलती है, यहाँ तक कि वे इसे अंदर से महसूस करते हैं। हर कोई अपनी जान की परवाह करने लगता है, इससे पहले कि नाव झरने के साथ नीचे गिर जाए। फ्रैंक अपनी नाव को उचित तरीके से चलाता है, वह सभी की जान बचाता है। लेकिन इस तूफान के दौरान नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिर फ्रैंक वहां से कुछ लकड़ियां काटता है, नाव को वहीं रोक देता है और अपनी नाव की मरम्मत करने लगता है। फिर लिली दिखाई देती है जो फ्रैंक के छिपे हुए केबिन में चली जाती है। वहां उसे एक किताब मिलती है जिसमें चांद के आंसू के बारे में विवरण है। इस किताब को पढ़कर लिली को पता चलता है कि फ्रैंक भी इस पेड़ को खोज रहा है। अचानक फ्रैंक वहां पहुंच जाता है। तब लिली उससे कहती है, तुम भी चांद के आंसू खोज रहे थे, तुमने हमसे लाभ उठाने की कोशिश की है। अगर तुम इसे पा लोगे तो शायद तुम इसे आसानी से पा सको। फ्रैंक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किस्मत में होता तो शायद कई साल पहले ही मुझे मिल गया होता। तब से मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ। तब लिली कहती है, लेकिन इसकी तलाश इस समय होगी क्योंकि मेरे पास इसका तीर का सिरा है। नाव के ऊपर से आवाज आती है। जब वे जांच करने जाते हैं तो वहाँ जंगली लोग होते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ फ्रैंक उनसे उनकी भाषा में बात करना शुरू करता है और वह लिली से कहता है, मैंने उनसे कहा है कि वे हमें बंदी बनाकर रख सकते हैं क्योंकि तुम और तुम्हारा भाई निर्दोष हो, इसलिए वे तुम्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन जंगली लोग फ्रैंक की बात से सहमत नहीं होते और वे बात करना शुरू कर देते हैं। फिर फ्रैंक लिली से कहता है, वे कह रहे हैं कि हमें चांद के आंसू का तीर का सिरा दे दो, फिर ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन लिली कहती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वह उन जंगली लोगों के साथ हमला करने जा रही है। वह भाला उठाती है। फिर जंगली लोगों
का सरदार बोलता है फ्रैंक की योजना विफल हो गई है। तब लिली को पता चलता है कि फ्रैंक ने सब कुछ झूठा बनाया था, सिर्फ उस तीर के सिरे को पाने के लिए, इसलिए वह फ्रैंक को थप्पड़ मारती है। अब सरदार नक्शे के स्थानों को साफ करना शुरू करता है। तुम्हें कैसे जाना होगा? तो लिली फ्रैंक से कहती है अब मैं अकेली ही उस जगह जाऊंगी, मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। तब फ्रैंक उसे समझाता है तुम अकेली लड़की हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई भी है, तुम मेरी मदद के बिना वहाँ कैसे पहुँचोगी? तब लिली कहती है सब कुछ विश्वसनीय है, लेकिन उसके जाने से पहले अगुइरे और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं जो अजीब लग रहे हैं। अगुइरे के मुंह से वही सांप निकल रहे हैं, उनके साथियों के शरीर पर भी कई कीड़े थे, उनके हाथों में भाले हैं और फ्रैंक उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अगुइरे लिली के गले में पड़े तीर के सिरे को चुराना चाहता था। कोई नहीं जानता कि वह लिली को मार सकता है, इसलिए एक जंगली लिली को उठाते हुए बेल प्लांट पर दूसरी जगह चला जाता है और वह उन सभी को एक एक करके मारते हुए गिरा देता है। लेकिन एक आदमी लिली से तीर का सिरा छीन लेता है, वह उसे दूसरे आदमी की तरफ फेंकता है, लेकिन फ्रैंक अगुइरे की तरफ बढ़ता है क्योंकि तीर का सिरा उसके पास पहुंच गया है। वह उससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अगुइरे और उसके सांप भी फ्रैंक का सामना कर रहे हैं, वे लड़ने लगते हैं। अंत में जो अगुइरे फ्रैंक से तीर का सिरा छीन लेता है। इस बीच अगुइरे उसके दिल में एक तीर मारता है, नतीजतन फ्रैंक नीचे गिर जाता है। वह इस तीर के सिरे को लिली की ओर फेंकता है, वह उसे पकड़ लेती है, लेकिन दुखी होती है कि उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तब कबीले का सरदार लिली से कहता है कि अगुइरे और उसके साथी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे अगर तुम उस अमेजन नदी को पार करोगी, क्योंकि वे पत्थर बनकर वहां से मुड़ गए थे, इसलिए वे वहां नहीं जाएंगे। तब लिली अपने भाई के साथ दूसरों को अलविदा कहते हुए नदी पार करती है, जहां अगुइरे और उसके साथी वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लिली का भाई भी उसके पीछे आता है। जब लिली सुबह उस जंगल में घूम रही होती है, उसे फ्रैंक की लाश मिलती है। पहले तो वह उसे देखकर डर जाती है, लेकिन देखने के बाद उसे पता चलता है कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है, लेकिन वह भाला अभी भी उसके दिल में ढसा हुआ है। फ्रैंक लिली से कहता है डरो मत, मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी शापित हूँ, मैं पिछले 400 सालों से इसी तरह जी रहा हूँ और मर रहा हूँ, वह समझाती है। लिली झटके से उस भाले को फ्रैंक के दिल से बाहर खींच लेती है। इसे देखकर लिली का छोटा भाई बेहोश हो जाता है। लिली फ्रैंक के साथ योजना बनाती है कि वह चंद्रमा के आंसू पर जाएगी। आदिवासी सरदार ने उसे बताया था कि यह चांद के समय तक चमकता है, उसके बाद यह बेकार हो जाता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। लिली अपने भाई को आदिवासियों के पास छोड़ देती है और कहती है कि तुम उनके साथ ज्यादा सुरक्षित हो। यहाँ फ्रैंक लिली को सब कुछ बताना शुरू करता है कि मैं भी अगुइरे की टीम का सदस्य था और हम चंद्रमा के आंसू की तलाश कर रहे थे क्योंकि अगुइरे की बेटी की हालत गंभीर थी। वह उस पेड़ का फूल पाना चाहता था। जब आदिवासियों ने उसे उस जगह का तीर का सिरा नहीं दिया, तब अगुइरे ने सबको नष्ट कर दिया और हम पर इसका श्राप था। मैं ही था जो उन्हें नदी पार कराकर झाड़ियों में फंसा देता था, इसलिए वे सभी पत्थर बन गए, जबकि मैं अभी भी जीवित हूँ, अपनी जान बचा रहा हूँ। लिली का भाई भी राजकुमार को धमकी देते हुए कहता है कि लिली अब कहाँ जा रही है, इसलिए राजकुमार अपनी पनडुब्बी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन रास्ते में उसे आदिवासी मिलते हैं जिसमें लिली का भाई भी होता है और वे उसे मनोरंजन के लिए ले जा रहे होते हैं। इधर राजकुमार लिली के भाई को रोकता है और मोहित करते हुए पूछता है तुम्हारी बहन कहाँ है? लिली का भाई डरता हुआ उसे सब कुछ बता देता है। अब राजकुमार उस जगह की ओर बढ़ता है, जबकि फ्रैंक और लिली उस जगह पहुंच चुके थे। वह जगह पेड़ के पास थी। फ्रैंक पानी में कूद जाता है। वह जांचता है कि जिस दरवाजे को यह तीर का सिरा छूने वाला है वह पानी के नीचे है। वह वहां आकर लिली को समझाता है हमें पानी के नीचे जाना होगा, लेकिन लिली डर रही है, लेकिन फ्रैंक उसे समझाते हुए नीचे ले जाता है। अब लिली उस दरवाजे को खोलना शुरू करती है, लेकिन एक और दरवाजा अटक जाता है क्योंकि उसका पैर एक पत्थर पर दब जाता है। प्रिंस बाहर है, लिली उलझन में है। वह बाहर आकर सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए फ्रैंक उसे समाप्त हो चुकी हवा देता है। फिर वहां कुछ मछलियां दिखाई देती हैं। फ्रैंक उनके बीच तैरता है ताकि वे मछलियां लिली पर हमला न कर दें, इसलिए लिली सांस बचाने के लिए लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन बाद में वह तैरते हुए दरवाजा खोलती है, इसलिए सारा पानी उस दरवाजे में घुसने लगता है जिससे वह जगह पानी रहित हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक और लिली दोनों को बहाल कर दिया जाता है। इससे पहले फ्रैंक और लिली इस दरवाजे में प्रवेश करते हैं या उस चंद्रमा के आंसू को खोजते हैं। फिर राजकुमार भी अपनी पनडुब्बी में आ जाता है। लिली का भाई भी उसके द्वारा कैद कर लिया जाता है। वह उस पर बंदूक तानते हुए लिली को धमकाता है, अगर तुमने वह तीर का सिरा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा।
लिली को उसे वह तीर का सिरा सौंपना पड़ता है। अब वे सभी एक साथ उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं। जब वे उस पुराने पेड़ को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह अंधेरा और मुरझाया हुआ पेड़ है, इसे खिलना चाहिए था। तब उन्हें कोई एक तथ्य समझ में आता है ताकि उस तीर के सिरे का इस्तेमाल करके इसे खिलवाया जा सके। तब राजकुमार फ्रैंक से कहता है, तुम पिछले 400 सालों से यहाँ रह रहे हो, तो तुम्हें पता था कि यह तीर का सिरा कहाँ लगेगा? तो वह कहता है, इसे मेरे लिए चिपका दो। तब फ्रैंक कहता है, यह एक शर्त पर होगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर लगे इस श्राप को हटाते हुए मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। यह सुनकर लिली दुखी हो जाती है, क्योंकि वह फ्रैंक को पसंद करने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। फ्रैंक को समझ नहीं आता कि जब वह इसे चेक करने जाएगा तो यह चाबी कहाँ एडजस्ट होगी। वह लिली से मदद मांगता है। तब लिली कहती है, फिर मुझे भी इसका एक फूल चाहिए। राजकुमार उससे कहता है, नहीं, केवल एक फूल होगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि कौन उस फूल को रखना चाहता है। फ्रैंक लिली से कहता है, तुम तीर के सिरे को एडजस्ट कर सकती हो, फूल भी रख लो। कृपया मुझे बाद में मार देना, क्योंकि मैं इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं आराम से मरना चाहता हूँ। तब लिली मान जाती है और वह भी तीर के सिरे को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहीं भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि आदिवासी सरदार ने उनसे कहा था, इसमें सांप का दिल है। वे उस तीर के सिरे को तोड़ देते हैं। तभी उसमें से एक लाल मोती निकलता है जो दिल था। वे उसे एक पेड़ की नक्काशीदार जगह पर लगा देते हैं। वह पेड़ चमकने लगता है, गुलाबी फूल खिलने लगते हैं। यह देखकर राजकुमार की नीयत पर पानी फिर जाता है। इससे पहले कि वह सारे फूल तोड़ता, फ्रैंक राजकुमार के आदमियों पर हमला करना शुरू कर देता है। वह उन आदमियों में से एक से अपना सिर टकराता है और वह उन लोगों के सिर और पेट पर वार करना शुरू कर देता है। इसका फायदा उठाकर लिली उस पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि ब्लड मून पूरा होने में बस 1 मिनट बाकी था। इस बार लिली उस पेड़ पर चढ़ने में अपना समय बिताती है। जैसे ही वह फूल तोड़ने जा रही होती है, फूल मुरझाने लगते हैं और वह फूल गायब हो जाता है, ऐश में बदल जाता है। इसके बावजूद लिली उस फूल का एक हिस्सा तोड़ लेती है। वह एक छोटा सा फूल है। राजकुमार पेड़ के नीचे खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, मुझे यह फूल दे दो। लेकिन लिली उस फूल को नीचे फेंक देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यह देखकर राजकुमार और अगुइरे क्रोधित हो जाते हैं। अब वे सोच रहे हैं कि वे लिली को मार देंगे, क्योंकि वे आखिरी मौके से भी वंचित रह गए थे। इसलिए फ्रैंक फूल दिखाते हुए उनका पीछा करता है। फ्रैंक अपनी नाव लेकर रवाना हो जाता है। इससे पहले तेंदुआ लिली के भाई को वहीं गिरा देता है। राजकुमार के उनके पीछे आने से पहले एक बड़ी चट्टान उस पर गिरती है और वह तुरंत मर जाता है। अब अगुइरे, फ्रैंक और उसकी नाव के पीछे आक्रामकता से है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि लिली को कपड़े में लिपटा हुआ वही फूल मिलता है जिसे फ्रैंक ने लिली के भाई को दिया था। लिली इस पर बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि वह क्रूर लोगों को हमें फूल देने और हमें बचाने के लिए उसका पीछा करने के लिए मजबूर करती है। फ्रैंक की नाव किसी चीज से टकरा जाती है। फिर सारे पेड़ फिर से जीवित हो जाते हैं। यह वही जगह है जहाँ के लोग पहले से ही पत्थर बन चुके थे। पहली नजर में ही सारे लोग पेड़ों की चपेट में आकर पत्थर बन जाते हैं। यहाँ आने के बाद जब लिली यह देखती है तो उदास हो जाती है और वह फ्रैंक के चेहरे पर हाथ फेरती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर वह अपना फूल, जिसके लिए उसने बहुत संघर्ष किया था, उसे फ्रैंक के मुंह में रख देती है, लेकिन वह फूल भी गायब हो जाता है और फ्रैंक फिर से ठीक नहीं हो पाता। फिर वह निराशा में अपने भाई को लेकर यहाँ से जाने लगती है। फ्रैंक का तेंदुआ भी उदास बैठा है और कुछ बोल नहीं रहा है। लिली और उसका भाई जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो तेंदुए की आवाज सुनते हैं। तभी लिली में तुरंत उम्मीद जग जाती है कि शायद फ्रैंक में कोई जीवन हो। वह जल्दी से फ्रैंक को देखने जाती है, जो वास्तव में ठीक हो चुका है। उसके शरीर से भी अब खून बह रहा था। इसका मतलब है कि अब वह अभिशाप से मुक्त हो चुका था। लिली उसे गले लगा लेती है और उसका छोटा भाई भी बहुत उत्साहित है। तेंदुआ भी उनके साथ है और वे चारों खुशी खुशी उस जगह से जाने लगते हैं। फिर वे देखते हैं कि उस पेड़ पर एक और फूल बचा हुआ है। लिली उसे तोड़कर अपने देश ले आती है। वह वहाँ जाकर दवा बनाती है जो मशहूर हो जाती है। अब लिली और उसका भाई पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अंत में यह देखा जाता है कि लिली फ्रैंक को इस नई दुनिया में जीवित रहना सिखा रही है। वह उसे गाड़ी चलाना सिखा रही है और कार की पिछली सीट पर उनका तेंदुआ भी है। वे लंदन की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए आनंद ले रहे हैं। फिल्म भी इसी दृश्य पर पूरी होती है।